मताहे लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है। मताहे लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। रोक सकता हमें जिंदाने बला क्या मजरू। रोक सकता हमें जिंदाने बला क्या मजरू। हम तो आवाज़ हैं, हम तो आवाज़ हैं, दीवारों से छन जाते हैं। इन अशार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। एक मज़मून जो आजकल चल रहा है, मैं भी रेफरेंस तो नहीं देना चाहता हूँ, कुछ मीटिंग्स उस पर हुई है। NGOs and minorities development. What I would like to suggest, instead of talking in terms of NGOs and minority development, what I would like to say that let it be more inclusive. Let it be minorities and that is development, minorities and some other segment or sections of the society, they are to be included. They are to be included. से क्या होता है कि you reach the people on the larger canvas. अब ये बात चल रही है, NGOs क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और NGOs का एक अच्छा वो है, और कहीं ना कहीं जो है वो काम करते आ रहे हैं। NGOs world over, they are making, or they have been making serious efforts in promoting the welfare of the society, in promoting the amelioration of the society, in promoting the well-being of the society, in promoting the good of the society. They have been making serious efforts. तो ये सब्जेक्ट पर इधर उधर कुछ गुफ्तगू और मुकालमे हुए। अब जहाँ तक NGOs का, चूँकि वो सब्जेक्ट कहीं निकला है, कहीं उस पर मीटिंग वगैरह हुई है, तो आज के दौर में what should be the top priority? Education is the top priority, which occupies a very prominent place in the social space. एजुकेशन जो है उसकी अहमियत बहुत है, और यू कैनॉट हैव। अब बात पहुंची तेरी जुल्फ तक, तो जब तालीम की बात हो रही है, जो NGOs हैं वो अक़लियतों के इदारे भी तामीर कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर ने आर्टिकल 30 देखिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उससे पहले हम देखते हैं Article 29 of our Constitution says protection of interest of minorities. उसके बाद जो है आप ये देखते हैं कि हमारे दस्तूर ने अक़लियतों के
हुकूक की हिफाजत की है। फ्रीडम, आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फिर आप देखते हैं आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोवोकेशन ऑफ रिलीजन। हमारे दस्तूर ने वो बहुत सारी दफात में अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत की है। उस दस्तूर की रोशनी में ये जो एनजीओज हैं अक़लियतों के इदारे कायम कर सकते हैं, अक़लियतों के इंस्टीट्यूशंस कायम कर सकते हैं। फिर जहाँ गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत हो सकती है। उससे पहले मैंने बताया कि आपके दस्तूर ने यू गॉट द राइट टू एस्टैब्लिश योर इंस्टीट्यूशन, स्कूलें बना सकते हैं और ज़रूरत है इस चीज़ की, काफ़ी ज़रूरत है और उसमें काम हो भी रहा है। The larger interest of downtrodden, poor and needy are to be duly and relentlessly to be protected and defended. ये दस्तूर ने दिया है। एनजीओ ये काम कर सकते हैं। उसके पहले हमारी गुफ्तगू में हम सिलसिले में ये कह रहे थे, एक नया फिनोमिना आ गया है कि कुछ ऐसा एलिगेशन है, जो फीलिंग है कि बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, एजुकेटेड तबके को। अभी हम तो इसके बारे में, अब वो बेगुनाह है या नहीं है, इट इज़ फॉर द कोर्ट टू डिसाइड, वी आर नन टू डिसाइड। लेकिन आज का जो प्रेजुडिस्ड एनवायरनमेंट है, द पॉसिबिलिटीज ऑफ बायस्ड एक्शन कैनॉट बी रूल्ड आउट, पॉसिबिलिटी है। हमारे दस्तूर ने ये भी दिया है कि अगर कोई गिरफ्तार होता है, ही इज टू बी इन्फॉर्म्ड of the grounds of his arrest, is to be produced in the court of law within the span of 24 hours. उसके घर वालों को इत्तला देनी चाहिए। औरत को गिरफ्तार करना है, लेडीज पुलिस आर टू बी इन्वॉल्व, बहुत सारी जो है वो दिया है। और जब कोर्ट में जब आई एम एन एडवोकेट, तो हम देखते हैं कि जब आरोपी या मुल्जिम लाया जाता है तो मैजिस्ट्रेट पहला सवाल करता है, पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत है क्या? ये एक इट इंश्योर्स द प्रोटेक्शन टू द एक्यूज। लेकिन क्या होता है मालूम है, नॉर्मली एक्यूज नहीं बोलता है, क्योंकि अगर वो बोलेगा, उसको अगर पुलिस कस्टडी ग्रांट हो गई, he has to bear the brunt of it, he has to। अब वो सिंपोजियम में और मीटिंग्स में ये वो लोग बोलते हैं, ये पुलिस से पूछो क्या चार्जेस है, पुलिस से पूछो ये क्या, ये जो लोग बोल रहे हैं उनका पुलिस से इंटरेक्शन नहीं है, उन्होंने पुलिस को झेला नहीं है। ये इतना आसान नहीं है। अब पुलिस को पूछो एंड व्हाट ग्राउंड्स दे हैव बीन, वो तो तकलीफ में आ जाएगा आदमी। आपको इतने राइट्स, आपको पुलिस स्टेशन की हालत मालूम है क्या? ये सब आइवरी टावर में बैठने वाले लोगों की बात है। अरे जब कोर्ट पूछता है कि पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत है क्या, द एक्यूज सेज नो, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं कुछ बोलता हूं और इफ आई से दैट आई हैव सर्टेन grievances against police and if he is granted additional police custody,
He has to bear the brunt of it. वो जो तकरीरें करते हैं ना, उनको नहीं समझते ये हालात। तो एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है, जो NGOs हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनकी तवज्जो इस जानिब जानी चाहिए थी। अब आई एम क्वाइट सीनियर नाउ। एक ज़माने में आई वॉज वेरी मच एसोसिएटेड विथ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस। और हमारा एक वो बम्बई में एक सेंट पायस कॉलेज है गोरेगांव ईस्ट में, स्टेशन के पास ही है। तो हम लोग जब वहाँ जाते थे तो देवर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम जर्मनी, फ्रांस और अदर यूरोपियन नेशंस, इवन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। मगर बात जो मैंने देखी विच इज वेरी पॉजिटिव, विच आई हैव नोटेड, उनके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं थे उनके। दे हैड द prowess, they had the courage, they had the unbiased attitude, or they had all the ingredients of sincerity to call a spade a spade. वो डबल स्टैंडर्ड नहीं। हमारे मुल्क में क्या हो गया, दौरे में आ रहे। हमारे में ये देखा जाता है उसका मजहब क्या है, उसकी जात क्या है, उसकी जबान क्या है, वो किस इलाके का रहने वाला है। ये नैरो कंसिडरेशन जो है, दे आर इन द प्ले इन डिसाइडिंग, इन अर्निंग द सिंपैथी और एम्पैथी। ये वहां मैंने देखा, जब मैं उनसे उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैच था, आई डिड नॉट फाइंड सच थिंग्स प्रिवेलिंग देयर। दिस टू कम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो ये एक अच्छा पहलू है। हमारे मुल्क में एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इन ऑर्डर टू अर्न दी पॉलिटिकल डिविडेंड्स एक नफरत की फिजा कायम की जा रही है। मैं लिखता रहता हूँ, आई हैव रिटन ऑन आसाम, आई हैव रिटन, आई हैव प्रोड्यूस्ड आर्टिकल्स। और बड़ाई वाली बात नहीं है, कुछ मेरे पहले के आर्टिकल जो है वो फॉरेन मैगजीन्स में भी छपे हैं। दे आर कैरीड आउट बाय दी, दे आर नॉट सो ह्यूज बट दे आर कैरीड आउट बाय दी फॉरेन मीडिया। मैं लिखता रहता हूँ। और यू कैनॉट मूव इन दी हायर सोशल मोबिलिटी विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट और विदाउट द मीडियम ऑफ एजुकेशन। अब चूंकि NGOs, they have also been championing the cause of society, cause of education, which is very helpful in transformation of the social scenario. अब जो एजुकेशन है उसका कंसेप्ट भी बदल गया है। पहले एजुकेशन का मतलब था इल्म का देना। We were to deliver or we were to impart certain amount of information, certain amount of knowledge. That is the concept of education propounded earlier. उसका कंसेप्ट बदल गया है। अब एजुकेशन का मतलब ये हो गया है, फंडामेंटली it covers motivation, it covers social transformation, it covers the gaining of knowledge, it covers the myriad aspects
social improvement, better socialization process. More than that, or no less significant, the very concept of education is to develop an awareness of education. अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन जो है वो भी एक मुद्दा है. पहले ये था कि आप किसी को तालीम दे रहे हैं या इम्पार्टिंग सर्टन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज. फिर ये हो गया कि तालीम और तरबियत. अब जो एक अवेयरनेस है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एजुकेशन. एंड व्हाट इज मोर टू बी इंक्लूडेड, एजुकेशन का कंसेप्ट ये है the realization, to make an effort designed to realize the potential of talents. जो सलाहियतें हैं, जो काबिलियतें हैं, उनको एक मंजर आम पर लाने के लिए तालीम एक अहम किरदार, एक अहम भूमिका अदा करती है. यानी का अवेयरनेस है. अवेयरनेस के अलावा जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, उसमें यह बात भी आ गई है. अब मैं आई एम ब्रॉडनिंग द कैनवास ऑफ एजुकेशन. उसमें क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी आ गया. उसके अलावा एजुकेशन का एक और कॉन्सेप्ट ये है कि गाइडेंस. ये नफरत की फिजा जो है, समटाइम्स इट्स रिजल्ट्स इनटू मॉब लिंचिंग, समटाइम्स इट रिजल्ट्स इन द डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू माइनॉरिटीज, समटाइम्स इट रिजल्ट्स इनटू huge operation of prejudice. Sometimes it results into targeting of the Muslim educated youth in the name of combating terrorism. We are unflinchingly against terrorism. हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम लोग शिद्दत पसंदी के खिलाफ हैं, हम लोग एक्सट्रीमिज्म, व्हाटएवर, वेदर इट इज हिंदू एक्सट्रीमिज्म, मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म, क्रिश्चियन एक्सट्रीमिज्म और ऑफ एनी अदर काइंड, वी आर अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन ऑफ, वी आर वेरी मच अगेंस्ट, वी आर फॉर लिबरल सोसाइटी. तो यहाँ नफरत की फिजा जो है बहुत बहुत काम कर रही है. अब यहाँ जो है वो गिरफ्तारियां भी हो रही है. अब गिरफ्तारियां होने के बाद जो है, कांग्रेस के दौर में इट ऑल बिगैन, उसके बाद अभी तो कम्युनल फोर्सेस दे आर वेरी मच ऑन द अपसर्ज. कांग्रेस के दौर में ये शुरू हुआ था. और वैसा तो मकाम फैज में कोई राह जचाए, मकाम फैज राह में कोई जचाई नहीं. जो कुएं यार से निकले तो सुए दार चले. कांग्रेस का जमाना खत्म हुआ. जो कुएं यार से निकले तो सुए दार चले. अब जो है वो और कम्युनल फोर्सेस आ गए. अब तो मामला और गड़बड़ हो गया. अब वो जो पहले पकड़े गए थे, दे आर एक्विटेड बाय द कोर्ट आफ्टर 20 years, आफ्टर 25 years, आफ्टर 19 years. अभी वो गुजरात का कोई मैटर था, दे वर लेट ऑफ आफ्टर 19 years. अब ये बताइए कि एक एक्यूज अगर उसको अदालत या कोर्ट 19 साल के बाद छोड़ती है, 15 साल के बाद छोड़ती है, 25 साल के बाद छोड़ती है, what remains now? His life is devastated, lock, stock and barrel. His life is absolutely devastated, lock, stock and barrel. कांग्रेसी में कहते हैं
Justice delayed is justice denied. Justice delayed is justice denied. अभी ये कितना डिले? 20 साल, 25 साल, 15 साल, 20 साल। अब ये इंसाफ कहां से इंसाफ मिलेगा? अब एनजीओ का रोल कहां आता है, मैं बता रहा हूं। ये जो नफरत की फिजा है, आपने आसाम का देखा है। वो अभी एक मैंने पोस्ट शेयर किया था, हर्ष मंदर जो है काफी he has got the secular outlook, he has got the secular narrative, is very balanced person। उनका आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस का, मेरे ख्याल से 28 का था, वो 28 सितंबर का था। I have spread it, I have sent it across the social spectrum। बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है it's the outcome of communal atmosphere, communal mindset। मैं अभी आसाम में एक बात ये हो गई, हर्ष मंदर ने भी लिखा है, और अभी वो असदुद्दीन अवैसी साहब, हमें इनसे कोई, आई एम टोटली नॉन पॉलिटिकल पर्सन, मुझे असदुद्दीन अवैसी की पार्टी से कोई लेना देना नहीं। आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम। आई एम नाइदर इन फेवर ऑफ हिम ना अगेंस्ट हिम। मेरा उनसे कोई न उनकी पार्टी, उनकी आइडियोलॉजी मुझे, लेकिन एक चीज है, what I behold, with what I am intensely attached to, I am for liberal and non-communal politics। I am absolutely for liberal, non-communal, non-sectarian dispensation and politics। अब देखिए एक वाकया आसाम में, एक वो फोटोग्राफर जर्नलिस्ट था, वो मुस्लिम, और उसको पुलिस ने मारा। इंस्टेड ऑफ हिटिंग हिम बिलो द वेस्ट, he was shot here and he was dead। अब वो जो फोटोग्राफर जर्नलिस्ट, he was breathing his last, और उसकी लाश पे दूसरा जर्नलिस्ट, he was dancing on his dying body। ये हैवानियत है, ये हैवानियत है, और मैं तो बोलूंगा ये हैवानियत से भी ज्यादा है। हम ये एक्सट्रीमिस्ट है, वो रेडिकल है, ये रेडिकल है, अरे ये रेडिकलाइजेशन क्या है कि आदमी आप मरने की आखिरी सांस ले रहा, फोटो जर्नलिस्ट उसकी लाश पर नाच रहा है, जर्नलिस्ट, वो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। ये कौन सी देशभक्ति है? ये किस किस्म का बिहेवियर है? What sort of behavior it is? Are we living in civilized world? क्या हम एक महज़्ज़ब और शाइस्ता दुनिया में रह रहे? ये पूरी दुनिया में गया, आपके बारे में क्या बोल रहे हैं लोग? आप दुनिया को तलकीन कर रहे हैं नॉन रेडिकलाइजेशन, नॉन एक्सट्रीमिज्म। ये मुल्क में क्या चल रहा है? ये दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड फिनोमिनन, दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, इट इज it forms the part of larger conspiracy, it forms a part of larger canvas। उनकी साजिश की तह तक न पहुंचा कोई, उनकी साजिश की तह तक न पहुंचा कोई। लोग कहते रहे कि हादसा हो गया। अब यहां वो जो जर्नलिस्ट है जो नाच रहा था, मैं उससे ज्यादा दोषी उसको दूंगा जिन्होंने इनका ब्रेन वॉशिंग की है। इससे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो अपने सियासी मफादात के लिए पूरे मुल्क में नफरत की फिजा पैदा कर रहे हैं। दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल
in perverting the mindset. They are bent on creating more poisonous and more inflammatory environment, which is rather sleeping into chaos, which is rather sleeping into inhuman behavior, which is rather sleeping into, or which is rather descending into an animal type behavior, which is rather descending into out and out anarchy. ये ब्रेन वॉश क्या किया जा रहा है? इसमें एक बात ये होती है कि तकरीरों से काम नहीं चलता है। ये एनजीओज है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। आपके पास एक जो है सोशल मीडिया आया है, पहले नहीं था। आपके बड़े अखबार जो है वो तो सेक्शन ऑफ दोज मीडिया दैट मीडिया, वो खुद जो है क्या होता है मालूम है, मीडिया और बहुत सारे जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो दे हैव सब्सक्राइब टू सर्टेन कम्युनल इन्फ्लुएंस। तो सेक्शन ऑफ द मीडिया इज ऑल्सो। अब देखिए, द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन is covering myriad aspects, social aspects, guidance। क्या होता है कि गाइडेंस या रहनुमाई नहीं हुई तो बात ये हो जाती है, गाइडेंस और रहनुमाई अगर नहीं होती है तो आपको कौन सी फील्ड में जाना है, what profession you'd like to choose, what profession you'd like to adopt. Guidance contributes to the better shaping of the formation of career. Guidance helps in the choice of the formation of better career। अगर आपको गाइडेंस नहीं है, आपका एटीट्यूड वकालत का है, आपका एप्टीट्यूड वकालत का, आप दूसरी फील्ड में जा रहे हैं, आप टेक्निकल टेम्परमेंट है, आप कहीं आर्ट्स में जा रहे हैं। अब गाइडेंस की वजह से लोगों की जिंदगी बनी और बर्बाद तो नहीं हो सकते, it is made or unmade. So, given the magnitude of the situation, the role of guidance, the role or character of guidance in all its implications cannot be denied in formation of the career. The role of the guidance cannot be denied in the formation of the career. तो एनजीओ जो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दे आर रादर गेटिंग क्लोजर, दे आर कमिंग क्लोजर टू द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन प्रोपाउंडेड, द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एनंशिएटेड, जो एक लार्जर कैनवास पे जो तालीम का दायरा है, जो बहुत सारी चीज़ों का अहाता करती है। तो मेरे ख्याल से जो एनजीओज है वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब सवाल माइनॉरिटीज़ का है, सवाल इसका एजुकेशन का तो एक सब्जेक्ट है। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत वसी है। अब इसको डेवलपमेंट के लिए एनजीओ ने क्या करना चाहिए और कौन से पहलुओं पर रोशनी डालना चाहिए, वो बड़ा उसमें वक्त काफ़ी लगेगा। और सब्जेक्ट ये थीम या उन्मान भी काफ़ी वसी है। कुछ चीज़ों को लेते हैं। हिंदुस्तान में जो है, हमारे मुल्क में, भारत में
एक फिनोमिना जो है बड़ा डेंजरस है। वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज ऑल्सो playing a very heinous role or very vicious role in poisoning the social climate. To make the people succumb to the communal temptations. सोशल मीडिया है, आप सोशल, एक अंग्रेजी जबान है, आप अंग्रेजी जबान में उसका जवाब दीजिए। नफरत को जो एनजीओज है तकरीरें कम करो, आप उसका जवाब सोशल मीडिया में अंग्रेजी में दो। मैं देता रहता हूँ। रात उस दिन मैंने कुछ वो लिखा, मुझे याद नहीं आ रहा है, इंस्पेक्टर ऑफ टेररिज्म पे मैंने शायद रात के 2 और 3 बजे उठ कर लिखा है। आप सोशल मीडिया का यूज करके प्यार और मोहब्बत की जबान इस्तेमाल करो, वो जो नफरत के माहौल को कम करो और बताओ कि मुसलमान इस मुल्क का बाशिंदा है, मुसलमान इस मुल्क से वफादार है, मुसलमान इस सोसाइटी में रहता है, हम भारत के बाशिंदे हैं, हम यहाँ अपनी चॉइस से बाय बर्थ इंडियन और अपनी चॉइस से इंडियन है। वी आर इंडियन बाय बर्थ एंड वी आर इंडियन बाय चॉइस। अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान किसने बना और क्या बना, वो सब बातें जो है दैट इज वो कभी दूसरे वक्त बोलेंगे। यहाँ का जो मुसलमान है वो उतना ही देश से प्रेम करता है जितना और लोग करते हैं। अरे यही पला बड़ा है वो। हमारे जो करीब एक एरिया डोंबिवली, वहां भी कुछ मुसलमान रहते हैं। अरे उनके बच्चे जो है कौन से कल्चर से इन्फ्लुएंस, डोंबिवली का जो कल्चर होगा इतिहास होगा वहीं से, वो सऊदी अरेबिया और वो ईरान के इतिहास से नहीं इन्फ्लुएंस हो गए। डोंबिवली में रहने वाला मुसलमान, डोंबिवली का जो कल्चर है वो उससे ही इन्फ्लुएंस होगा, वॉट एवर मे बी फेथ। ये एक जो है एक तो जो तकरीरें करने के बजाय आप जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी जबान में जवाब दो और उस नफरत के जहर को कम करो, प्यार और मोहब्बत की बातें करो। ये जो एनजीओज है ये अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरी बात, चूंकि ज्यादा वक्त नहीं है, अब मैंने कहा सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, उस वास्ट सब्जेक्ट को हम एक कम वक्त में नहीं कवर कर सकते। देखिए अब मैं वो उनकी जो एक्टिविटीज है एजुकेशनल फील्ड में, सोशल फील्ड में, औरतों के मसाइल में, औरतों के हुकूक में जो उनको मिलना चाहिए, राइट्स, वीमेंस इमेंसिपेशन, लिबरल मुआशरा होना चाहिए, उसमें वो काम कर सकते हैं। उनके लिए काफी वास्ट फील्ड है। बच्चों की मजदूरी है, मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जो एनजीओज है दे कैन चूज और दे कैन वेल expand in redressing the worsening scenario in the country. एक अहम बात इसमें यह है कि कोई भी एक्टिविटी के लिए पैसा लगता है। अब वो पैसों के बगैर आप एक्टिविटी नहीं कर सकते। अब कुछ एनजीओ को फॉरेन फंडिंग हो रही थी, अब उस पर भी उनकी कमर तोड़ दी गई है, उन पर भी एलिगेशन है, ये कन्वर्शन करा रहे हैं, ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग है। वो अब उसके अंदर जो है वी हैव नो से, दिस इज फॉर द एजेंसीज टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। बहरकफ कहीं ना कहीं वो उनकी कमर तोड़ी गई है। वो फॉरेन मनी पर ये भी एलिगेशन है, हवाला ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये भी एलिगेशन है, कन्वर्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये भी है। अरे कुछ ये भी एलिगेशन था कि मुसलमानों को बाहर से पैसा आ रहा है कन्वर्शन के लिए। अरे हिंदुस्तान का मुसलमान खते गुर्बत के नीचे जी रहा है, ही इज लिविंग सब स्टैंडर्ड सब ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर उसको थोड़े बहुत मुसलमान जो मालदार हैं वो गल्फ वल्फ में जाके मालदार हुए, थोड़े बहुत जो थोड़े से अपर मिडिल क्लास है वो गल्फ का पैसा है, ये रत्नागिरी के इधर उधर के लोग हैं वो गल्फ में जाके
थोड़ा बहुत पैसा मिला है, बाय एंड लार्ज है मुसलमान गरीब है। अगर उसको वहां से पेट्रो डॉलर या पैसा आता तो वो झोपड़पट्टियों में और उसमें क्यों रहते वो? क्राइम, आज उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर रहा, आई एम एन एडवोकेट, आई एम एन इंटेलेक्चुअल, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, आई एम ए जर्नलिस्ट। लेकिन ये जो है ये इकोनॉमिक सिनारियो है ये। उसके बाद क्या होता है कि गरीब कौम में डोनेशन तो देने के लायक नहीं। अब मुसलमानों में कुछ लोग जो है बहुत हाई लेवल के मालदार हैं, जैसे वो अजीम प्रेम जी है, बिग टाइकून, बहुत बड़ा आदमी है। और एक वो शिप्ला कंपनी है, वो शिप्ला कंपनी के जो मालिक थे ख्वाजा अब्दुल हमीद, वो हम जब बच्चे थे स्टडिंग इन कॉलेज स्कूल, वो आए थे सेंट जेवियर्स कॉलेज, ही वॉज वेरी क्लोज टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरी तो आज भी कोई औकात नहीं है और उस वक्त तो मैं बच्चा था, लेकिन आई हैड अ ब्रीफ इंटरेक्शन विथ हिम। शिप्ला कंपनी है, हिमालय ड्रग्स है, और भी कई है बड़े बड़े कुछ है मुस्लिम्स। अब ये क्या होता है मालूम है कि उनकी लड़की है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो एक दिन मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी, कार में तंबूरा वगैरह था। शी ड्रॉप मी एट वीटी सीएसटी स्टेशन। अब ये लोग जो मुसलमानों का मेन स्ट्रीम है से काफ़ी दूर है, उनका फेथ क्या है वो तो वी आर नन टू से। वो जो मुसलमान तबका है, जो बड़े लोग हैं, वो भी मुसलमानों को फंडिंग करने से डरता है। वो डरते हैं वो लोग कि कहीं हमने कोई मस्जिद को डोनेशन दे दिया, कहीं स्कूल को दे दिया, तो कहीं हम जद में नहीं आ जाए। ये भी डरते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी के लिए डरते हैं कि कहीं हमने दे दिया। तो ये जो फंडिंग है ये भी एक मसला है। बहरकैफ वो एनजीओ जो डिस्पाइट ऑल मीगर रिसोर्सेज, डिस्पाइट grappling with the meager resources, they have been contributing to the welfare and well-being of the minorities. तो अब क्या बात है मालूम है, आप अपनी मेन स्ट्रीम आइडेंटिटी से कितना दूर चले जाइए, लेकिन वो उसके असरात, वो जो कम्युनल माइंडसेट है, दे आर टारगेटिंग। अपने मन में बोस्निया में जब उन पर बमों की बरसात हो रही थी, तब वो जीन्स और स्कर्ट पहनने वाली लड़कियां थे मुस्लिम, वो बोले हमको मालूम नहीं था मुसलमान है, जब उस पर से बम गिर रहे थे, देन वी केम टू नो दैट वी आर मुस्लिम्स, आवर आइडेंटिटी इज मुस्लिम। तो ये जो लोग खौफ के साए में हैं, तो उनको भी इस खौफ से निकलना पड़ेगा। They are to come out of the world of fear psychosis. बहरकैफ टॉपिक बहुत बड़ा है, तो एनजीओज जो काम कर रहे हैं, they are grappling with their meager resources to give a significant social relief, और इसको जो है खानों में बांटने की बजाय इट शुड बी इंक्लूसिव, इसको इंक्लूसिव होना चाहिए। इसमें किसी तबके को लेने के बजाय लार्जर कैनवास पे बात होनी चाहिए। आखिर में बिफोर आई वाइंड अप, ये इनका यूट्यूब चैनल है एंडलेस स्ट्रेंथ, वसी बेटकर का। आई एम थैंकफुल टू हिम दैट he has provided me an opportunity to express whatever has crossed, whatever has occurred to my mind. And once again, thankful to him. Thank you very much.